हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैकेनिकल गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 30 to 35 ईयर्स के, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम 1990 से लेकर के 2010 तक के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। मैकेनिकल गेट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, तो 2010 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनाने के बाद 2011 टू 2021 के सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गेट का ओवरव्यू हम थोड़ा सा देख लें। गेट 2022 में डिटेल्स अगर हम देखें तो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन गेट की होती हैं 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर पे आपको बैठ करके एग्ज़ाम देना है। कंप्यूटर पे ही कैलकुलेटर भी ओपन होता है आपके कैलकुलेशन के लिए। क्वेश्चन टाइप 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल आंसर यानी कि आपको जैसे सब्जेक्टिव पेपर होता है वैसे ही आपको आंसर निकालने हैं, आपको ऑप्शन नहीं होता वहाँ पर। टोटल 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 होंगे। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। सेक्शन में अगर हम देखें तो एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड सब्जेक्ट क्वेश्चंस, मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं। ओके, मार्किंग स्कीम की बात करें, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो होंगे उसमें 1/3 मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 0.33 मार्क्स माइनस होगा अगर आंसर गलत आता है या गलत आंसर पे आप टिक करते हैं। वहीं सिमिलरली 1/3 ही है एमसीक्यू क्वेश्चन मार्क का नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का 1/3 हो गया 6.66 मार्क्स आपका नेगेटिव होगा अगर आंसर गलत आता है। न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन नहीं होंगे, आपको आंसर निकाल करके डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, इससे पहले और हम देखें सिलेबस की बात करें तो 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है ना। सिलेबस 1 आपका जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करा। तो जो टेक्निकल है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। और जो आपका इंजीनियरिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश से लेकर के जो जुड़ा है दैट इज पार्ट 4। पार्ट 1 थर्मल का है, इसमें 20 to 25% तक के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, तो 20 मार्क्स से लेकर के 25 मार्क्स तक के इसमें से सिलेबस कवर होता है ऑलमोस्ट। पार्ट 2 है आपका डिज़ाइन पोर्शन, है ना। पार्ट 1 में थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब आते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन हम ढंग से कवर करेंगे, आप मेरे साथ बस मुझे फॉलो करते रहें। सिलेबस 2 में हम देखें, सिलेबस पार्ट 2 इंजीनियरिंग मेथड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, डिजाइन का पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट हो गया आपका डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल, थर्ड पार्ट आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल, तो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल थर्ड पार्ट है। ये लगभग 18 to 23% आता है। तो ऑलमोस्ट हम मान करके चले कि 20 to 25% तक हमारे टेक्निकल आते हैं और 15% मैथमेटिक्स आता है, 15% जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है। जनरल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड और इंग्लिश से मिलकर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर किसी को जस्ट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि इनमें किसी एक पार्ट को बहुत ढंग से करे और मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट कर ले और कुछ एप्टीट्यूड का कर ले, या सिर्फ मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट कर ले, इनमें से कोई एक पार्ट कर ले, तो ऑलमोस्ट 35 मार्क्स अगर आते हैं, 35% मार्क्स अगर आते हैं तो क्वालिफाई हो जाता है। तो पूरा एक पार्ट और थोड़ा थोड़ा इनमें से कोई आपको ठीक लगता है वो। जिसने एवरेज मार्किंग करनी है, एवरेज नंबर लाने हैं, उसके लिए है कि कोई 2 पार्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। मैथमेटिक्स आपको छोड़ना नहीं है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इंग्लिश आपकी एबिलिटी, मतलब इंग्लिश आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना उसमें सिलेबस ढंग से कवर हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह जिसने 100%
अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम की तरफ जाना है, अंडर 500 रैंक लानी है या 1000 रैंक लानी है, उसके लिए पूरा सिलेबस आपको ऑलमोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार को अंडर 1000 रैंक भी आ जाती है, कोई 2 पोर्शन आपके अच्छे हो और पार्ट सिलेबस 4 अच्छा हो, तब भी ऐसा हो जाता है। मतलब जैसे मान लो किसी का थर्मल पार्ट अच्छा है तो थर्मल पे स्ट्रेस करें, और सिलेबस पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता हो 50-50% यहाँ से कवर करके भी आप 1000 रैंक के अंदर ला सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये गेट का प्रीवियस ईयर थर्मल के क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको कवर भी बता देता हूं कि क्या कवर करने वाला हूं। पहले थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मो एंड पावर प्लांट इंजीनियरिंग, देन आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हीट ट्रांसफर। इनके हम प्रीवियस 30 to 35 ईयर्स के क्वेश्चन सीक्वेंस में टॉपिक वाइज करेंगे, और उन्हीं टॉपिक्स पे साथ साथ में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गेट 1993 में 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? एन इंसुलेटेड रिजिड वेसल। एन इंसुलेटेड का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर इज जीरो। इंसुलेटेड रिजिड वेसल है। कंटेंट अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर। इसके अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर है। तो मैं आपको रिजिड वेसल बना लेते हैं। हम जितना क्वेश्चन पढ़ते जाएं उतना ही दिमाग में कंसेप्ट फिट आप साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है, देखिए रिजिड इंसुलेटेड यानी फिक्स होगा, मूविंग नहीं होगा। इंसुलेशन आपने इसको कर दिया इंसुलेटेड का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर विल जीरो। दिमाग में तुरंत आपके ये चीज आनी चाहिए। ठीक, दूसरा देखें, कंटेंट द मिक्सचर फ्यूल एंड एयर। इसके अंदर क्या है? फ्यूल प्लस एयर इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है? ये जैसे ये फ्यूल है ना। अगर हम देखें तो फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। फ्यूल एंड एयर, द मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय अ मिनिट स्पार्क। इसके अंदर एक स्पार्क प्लग लगा हुआ है, यहां पर एक स्पार्क प्लग लगा है। क्या बोल रहा है? अ मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय अ मिनिट स्पार्क, द कंटेंट ऑफ वेसल एक्सपीरियंस। अगर ये बोल रहा है कि इस रिजिड इंसुलेटेड टैंक के अंदर फ्यूल और एयर का अगर मिक्सचर है और स्पार्क प्लग की हेल्प से अगर आप स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जब बर्न होगा तो क्या होगा? रिजिड वेसल के अंदर इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड एनर्जी। क्या टैंक के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर और एनर्जी बढ़ेगी? पहला क्वेश्चन, पहला मतलब आंसर। दूसरा बोल रहा है डिक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड एनर्जी। क्या इसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर और टोटल एनर्जी का क्या होने वाला है? ये हमें पूछा गया है। तीसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर बट नो चेंज इन एनर्जी। क्या ऐसा होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो चौथा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर। पहली बात तो हमें ये पता रहे कि इसमें होना क्या है। जाहिर सी बात है कि जब फ्यूल और एयर मिक्स होकर के जब बर्न होंगे तो क्या होगा? हीट जनरेशन। ठीक है, सबसे पहली बात, पहले जब फ्यूल था इसके अंदर, तो फ्यूल जब हीट जनरेशन होगा तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि प्रेशर विल इंक्रीज एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज, बट एनर्जी क्या होगी? एनर्जी का क्या होना है? एनर्जी विल कांस्टेंट। भाई जब फ्यूल को इसके अंदर बर्न करोगे तो फ्यूल बर्न होने की वजह से हीट जनरेट होगी, हीट जनरेशन होने की वजह से प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द टैंक विल इंक्रीज, बट एनर्जी विल कांस्टेंट। एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो इसके अंदर थी केमिकल एनर्जी थी। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन उतनी की उतनी एनर्जी है। मान लो कि इसके अंदर फ्यूल अगर 44,000 किलो जूल पर केजी
और इसके अंदर 1 kg फ्यूल था, तो ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में था 44,000 किलो जूल। यही हीट जनरेट हो गई 44,000 किलो जूल की हीट में। ओके, तो सही ऑप्शन होगा आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बट नो चेंज इन एनर्जी। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक रूम के अंदर चार्ज्ड बैटरी है, बैटरी को आपने चार्ज करके रखा हुआ है, तो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है, आप उसे फिर से एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे। अगर उसी रूम में उस बैटरी से आप अगर कोई लाइट चला लेते हैं या फैन चला लेते हैं, तो रूम के अंदर एनर्जी क्या है? एनर्जी कांस्टेंट है। वहीं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में? मतलब मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन है, गेट 1993 में आया हुआ है 1 मार्क्स क्वेश्चन। अ स्टील बॉल ऑफ मास, एक स्टील की बॉल है जिसका मास 1 kg है, ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक हीट 0.4 किलो जूल पर kg केल्विन इज एट टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यह आपको दे दिया है, स्टील बॉल है, स्टील बॉल, और दे दिया है मास इज 1 kg, स्पेसिफिक हीट Cp, स्पेसिफिक हीट Cp 0.4 किलो जूल पर kg केल्विन, इज एट टेम्परेचर T1 इज टेम्परेचर ऑफ द बॉल is 60 डिग्री सेंटीग्रेड, that is 333 केल्विन। बॉल की प्रॉपर्टीज थी, बॉल को आपने क्या करा, इस वाटर के अंदर डीप कर दिया, वाटर है, टेम्परेचर ऑफ वाटर TW, it is dropped into 1 kg water at 20 degree centigrade, 1 kg water at 20 degree centigrade, 20 degree centigrade, that is 293 Kelvin, और mass of water is 1 kg, और mass of the ball, ये बॉल का भी 1 kg है मास। द फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज, वाटर का फाइनली स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या होगा? कहने का मतलब है कि बॉल है जिसका मास 1 kg है, स्पेसिफिक हीट Cp आपको दे दी, टेम्परेचर ऑफ वाटर आपको, टेम्परेचर ऑफ बॉल आपको दे दियो कि बॉल का टेम्परेचर 333 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब ये वाटर में एंटर करेगी, वाटर का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री, दैट इज 293 केल्विन। तो सिंपल सी बात है कि बॉल का टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। बॉल का टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? वाटर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? विल इंक्रीज। सिंपल सी बात है, बॉल से हीट ट्रांसफर किस में होगी? वाटर में। बॉल से हीट ट्रांसफर होगी वाटर में। तो सिंपल सी बात है, आपको पता लगाना है फाइनल टेम्परेचर, फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर, वाटर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये आपको पता लगाना है। तो एक ही बात है, दोनों का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। मतलब 333 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉल का था, वो टेम्परेचर घट करके एक फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आएगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ करके ये वाला टेम्परेचर आने वाला है। तो सिंपल सी इक्वेशन हम क्या बोले? हीट लॉस्ट बाय द बॉल इक्वल्स टू हीट गेन बाय द, हीट लॉस्ट बाय द बॉल इक्वल्स टू हीट गेन बाय द वाटर, ये हम कह सकते हैं। बस यही है। हीट गेन, हीट लॉस बाय द बॉल इक्वल्स टू हीट गेन बाय द वाटर। हीट की इक्वेशन क्या होती है? mc/dt। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ बॉल Cp ऑफ बॉल इनटू टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर इक्वल्स टू, क्या लिखने वाला हूं वही मैं आपको बताऊंगा। यहां पे क्या है? हीट गेन बाय द वाटर, तो मास ऑफ वाटर Cp ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। Cp ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर का Cp ऑफ वाटर होता है 4.187 किलो जूल पर kg केल्विन।
अच्छा, CP ऑफ वाटर को आप 4.2 किलो जूल पर केजी भी अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, लेकिन यही वैल्यू ज़्यादातर लेना है। अब देखिए टेम्परेचर ऑफ द बॉल का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस आपको रखना है हायर माइनस लोअर। ओके, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ द बॉल विल बी ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर, है ना, एंड फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो इस हिसाब से आपको इक्वेशंस में वैल्यू रखनी है। तो जब बॉल और फाइनल टेम्परेचर की बात होगी तो मतलब बॉल माइनस फाइनल, और जब वाटर की बात होगी तो फाइनल माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, इनिशियल। बस वैल्यूज रखे, आंसर ले आए। मास ऑफ द बॉल 1 kg इंटू CP दैट इज 0.4 किलो जूल पर केजी केल्विन। टेम्परेचर ऑफ बॉल 333 माइनस फाइनल टेम्परेचर, यही आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर 1 kg इंटू 4.187 इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट इज 293 केल्विन। यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करें और फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू ले आएं। ये आया 296.488 केल्विन, लेकिन आपको तो आंसर चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में। -273 करोगे तो आंसर आता है 23.488 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ए। देख सकते हैं, तो सही आंसर है आपका 23.5, आंसर ए। क्लियर है? कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 3, 1993 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टेक्स द फॉर्म W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H व्हेन अप्लाइड टू, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पता होना चाहिए आपको कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस के लिए होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर प्रोसेस डेल Q इक्वल्स टू du प्लस डेल W, ये होता है फॉर प्रोसेस, एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इसके बाद डेल Q इक्वल्स टू du प्लस P डॉट dV, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल क्लोज्ड प्रोसेस, रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। ओके, तो समेशन W इक्वल्स टू होता है समेशन Q, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर साइकिल होता है। ये तो है सारे क्लोज सिस्टम के लिए, ये सब किसके लिए है? क्लोज्ड सिस्टम के लिए। ओके, ओपन सिस्टम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किसके लिए? क्लोज सिस्टम के लिए। और यहाँ पर कहीं भी आपको डेल्टा H की वैल्यू नहीं है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर ओपन सिस्टम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज SFEE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? H1 प्लस mc1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस mgz1 प्लस q, एंड दैट इज इक्वल्स टू H2 प्लस mc2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू mgz2 प्लस w, ऐसा लिखते हैं। मैं हमेशा इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखूंगा हमेशा, q माइनस w इक्वल्स टू H2 माइनस H1 प्लस mc2 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 प्लस mgz2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई 1000। ये जो इक्वेशन आती है दिस इज इन किलो जूल की इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं। हमेशा आपको याद रखना है हीट ट्रांसफर माइनस वर्क ट्रांसफर, 5 कंपोनेंट याद रखना है SFEE के लिए, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या है? क्लोज सिस्टम। पहली बात तो ये क्लोज सिस्टम के लिए नहीं है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर ओपन सिस्टम के लिए। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इज एन ओपन सिस्टम, तो ये हमारे काम का है।
अ क्लोज सिस्टम ये हमारे काम का नहीं है, अ क्लोज सिस्टम काम का नहीं है, बात समझे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एच कब होगा? इन ओपन सिस्टम अंडरगोइंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर इज जीरो। एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है, दैट्स वाई हीट ट्रांसफर विल जीरो with negligible change in kinetic and potential energy। negligible change in kinetic and potential energy। जब आप ऐसा कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिल जाता है -W इक्वल्स टू H2 माइनस H1। H2 माइनस H1, W को माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो आपको मिलता है W इक्वल्स टू माइनस H2 माइनस H1, दैट इज डेल्टा माइनस डेल्टा H। तो ये इक्वेशन तभी आती है जब आप ओपन सिस्टम की इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि यहां पर तो आपको कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ओपन सिस्टम अंडरगोइंग एडियाबेटिक प्रोसेस विद नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी 1993 में पूछा हुआ है, काफ़ी क्वेश्चन 1993 में पूछे गए थे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये चल रहा है। गेट 1993 में, वर्टिकल गेट 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अ वर्टिकल सिलेंडर विद फ्रीली फ्लोटिंग पिस्टन, फ्रीली फ्लोटिंग पिस्टन है, इसके अंदर ये पिस्टन मूव कर सकता है अप एंड डाउन। कंटेंट 1 kg एयर एट 1.2 बार। इसके अंदर जो एयर है, इस एयर का मास है 0.1 kg, प्रेशर इज 1.2 बार and a small electric resistor। The resistor is wired to an external 12 volt battery। मतलब हम दो प्रॉपर्टीज लिख लें। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी लिखें? कि मास ऑफ एयर है ना, तो प्रॉपर्टीज लिखें। मास ऑफ एयर इज 0.1 kg एंड प्रेशर ऑफ एयर is 1.2 bar, that is 1.2 into 10 to the power 5 divided by 1000। आप करते हैं 10 to the power 5 करते हैं तो 1 बार इज 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 1000, तो बन जाता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। स्मॉल रसिस्टर, एक रसिस्टर जो लगा हुआ है, इस रसिस्टर की हम बात कर रहे हैं, इसका वोल्टेज है, रसिस्टर का वोल्टेज है, रसिस्टर की प्रॉपर्टी है वोल्टेज 12 वोल्ट एक्सटर्नल वोल्ट, करंट I इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ रसिस्टर फॉर 90 सेकेंड। टाइम आपको दिया है, टाइम जिसको मैं स्मॉल t से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज 90 सेकेंड। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है? द पिस्टन स्वाइप अ वॉल्यूम ऑफ, पिस्टन जो वॉल्यूम स्वाइप करेगा दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम इक्वल्स टू 0.01 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम, मतलब पिस्टन इसके बाद यहाँ से मूव करेगा तो ये कुछ डिस्टेंस तक जाएगा, इस डिस्टेंस तक पिस्टन है, नई पोजीशन होगी, और ये जो डिस्प्लेस करेगा जितना वॉल्यूम दैट इज 0.01 मीटर क्यूब। एज्यूम पिस्टन एंड द सिलेंडर आर इंसुलेटेड। अगर आप इसको इंसुलेट कर दोगे तो हीट ट्रांसफर विल जीरो, तो यहाँ से क्यू आपको मिल गया 0, इंसुलेट कर दिया, हीट ट्रांसफर इज 0। एयर बिहेव्स एन आइडियल गैस विद CB 700 जूल पर kg केल्विन। फाइंड द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ एयर। आपको ये पता लगाना है कि इसके अंदर कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको ये पता लगाना है, आपको dt पता लगाना है। तो देखिए, देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वर्क सप्लाई हो रहा है और पिस्टन मूव करेगा तो वर्क होगा, है ना। तो दो टाइप के वर्क इसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क
is supplied on the system, work is done on the system, electric work, and जब gases expand करेगी तो work is done by the system, और Q amount of heat is rejected जो कि 0 है। तो लगा दें आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस क्या है? डेल Q इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल Q इक्वल्स टू डी यू प्लस, दो टाइप के वर्क है ना, डेल W इलेक्ट्रिक प्लस डेल W एयर है ना, डेल W एयर है ना, सिलेंडर, एयर सिलेंडर के अंदर जो एयर है उसकी वजह से। और इलेक्ट्रिक वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम, ये क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव वैल्यू, इसको नेगेटिव वैल्यू लेना है। वर्क डन बाय द सिस्टम, ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, देयरफॉर दिस विल बी पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन 1। ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, बाकी तो खटाखट आपको सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहला पार्ट निकाल लें। अच्छा, ये तो क्या है? दिस इज 0, ये 0 है। और डी यू को हम क्या लिख सकते हैं? mCV/dt लिख सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक वर्क, इसको क्या लिखेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक वर्क, पावर क्या होता है? बहुत बेसिक से बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा चीज आपको याद नहीं रखनी है। पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम, होता है कि नहीं? होता है ना, वर्क पर यूनिट टाइम। अगर इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो पावर इक्वल्स टू होता है वोल्ट इंटू एम्पियर, V इंटू आई, होता है। तो मैं इसको क्या करूं? पावर, मुझे तो वर्क चाहिए, तो यहां से मैं क्या कर लूंगा? वर्क की वैल्यू निकालूं, तो वर्क मुझे मिल गया V इंटू आई इंटू टाइम, V इंटू आई इंटू टाइम। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक वर्क, है ना। तो ये ए पार्ट हमारा हो गया। तो यहां पे क्या लिखूंगा? और दिस इज नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू टाइम, है ना, प्लस वर्क डन बाय दी गैसेस कितना वर्क करेगी? गैसेस इतने प्रेशर के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने एल ले लिया। तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट और लेंथ और हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। तो यहाँ पे वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? ये पार्ट हो गया बी, प्लस P इंटू वी, और ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, याद रखना है। बस वैल्यू रखो, और आपको क्या निकालना है? हमें निकालना है dt की वैल्यू। जल्दी से फाइंड आउट करें, वैल्यूज रखें पहले। दिस इज 0, मास इनसाइड दी सिलेंडर दैट इज 0.1 एंड CV इज 0.700, वो जूल में दिया है ना। डिवाइड बाई 1000 करोगे तो किलो जूल आ जाएगा। अच्छा, जूल में ही रख देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास, दिस विल इन जूल में आएगी। जूल इज न्यूटन मीटर। ओके, तो हम भी यही कोशिश करें कि इसको भी उसी टर्म में लिखें, है ना। जब भी आपको किलो जूल में वैल्यू चाहिएगी तो यहाँ पर आप डिवाइड बाई 1000 करेंगे, इंटू 700 इंटू dt, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, dt प्लस माइनस वोल्टेज है दैट इज 12 इंटू एम्पियर V इंटू आई 1.5 इंटू टाइम फॉर 90 सेकेंड, प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर इज, देखिए सारी वैल्यूज हम किस में रख रहे हैं? ये भी है जूल पर kg केल्विन, इसलिए इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 120,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये कॉमन मिस्टेक है, 120,000 इंटू मीटर क्यूब 0.01 मीटर क्यूब। सॉल्व करें, आंसर ले आए। चेंज इन टेम्परेचर आपको मिलेगा
दैट इज 6। आंसर इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है। ठीक है, मैं टाइम लेकर के इसलिए आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। एक चीज़ मैं आपको इस फार्मूले में कुछ स्पेशल बताना चाहता हूँ। एक मिनट का टाइम आप ले, मैं बताता हूँ। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ती है इस फार्मूले की तो पावर इक्वल्स टू होता है, पावर इक्वल्स टू वोल्ट इनटू एम्पियर। वोल्ट को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। और वोल्टेज जो होता है, अच्छा, पावर इज ऑल्सो इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट टाइम, ये हमें पता ही है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज होता है वर्क रिक्वायर्ड टू फ्लो द यूनिट चार्ज इन कूलम। तो ये होता है वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू एम्पियर। एम्पियर यानी करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। वोल्टेज पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्योंकि यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए कितना वर्क आपको देना है। तो ये हो जाता है चार्ज इन कूलम पर यूनिट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है, आपको क्या मिलता है, वर्क पर यूनिट टाइम। कभी मान लो एग्जाम में कभी ऐसे घुमा करके क्वेश्चन आता है कि चार्ज जैसे रिलेवेंट कुछ आता है तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए जिसको ये लग रहा हो, अच्छा पहले देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। गेट 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन, 1 केल्विन एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेम्परेचर स्केल। 1 केल्विन है ना, 1 केल्विन को किसके साथ रिलेशन दिखाया हुआ है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेशन दिखाया है 0 डिग्री और 100 डिग्री। तो 1/100 ये सही होगा या नहीं, ये अभी आपको पता लग जाएगा। 1 डिवाइड बाई 273.15 द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी होगा कि नहीं देखते हैं। 100 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेस कराना चाह रहा हूँ बॉइलिंग, फ्रीजिंग और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। 1 डिवाइड बाई 273 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये भी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और 100 टाइम्स ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। हमें ये पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर मैं इसको लिख रहा हूँ, टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट TP यानी ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इक्वल्स टू होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप इसको केल्विन में चेंज करोगे प्लस 273.15 है ना। केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम 273.15 ऐड करना चाहिए, अप्रोक्सीमेट हम 273 ऐड करते हैं। तो जब भी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं, नॉर्मली न्यूमेरिकल पर्पस में 273 ऐड करते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए 273.15 को ऐड करते हैं। तो ये बनता है 273.16 केल्विन। तो यहां से हमें क्या मिला, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इक्वल्स टू 273.16 केल्विन लिख सकते हैं। तो मैं इसको घुमा करके लिखूं 1 केल्विन इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 273.16 क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिला कि 1 केल्विन इज डिफाइंड एज 1 डिवाइड बाई 273.16 टाइम्स द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज ऑप्शन डी, है ना। तो इसका ऑप्शन हो गया, सही ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, क्लियर है। बाकी जगह भी आप अगर कहीं सॉल्यूशन देखोगे तो यही सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको दिखाया। बाकी तो डायरेक्ट आपको टिक लगा के बोल दिया कि 1 केल्विन होता है 1 डिवाइड बाई 273.16 टाइम
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये लिखना ना भूले, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर इज डी। ओके, अगर किसी को लग रहा है कि वीडियो लंबा जा रहा है और बहुत स्लो एक्सप्लेनेशन है तो आप इसको डबल स्पीड भी या 1.5 स्पीड करके इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें कि सर थोड़ा सा फास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन कराइए, या सही है, या ये मेथड, ये स्पीड सही है, ये कम से कम आप इतना मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस द वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास इज मैं आपको बता दूं, स्टेडी फ्लो, ओपन सिस्टम नहीं बोला है ना, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। पहली चीज़ तो जब आप कंप्रेशन की बात करते हैं तो सिस्टम ओपन होगा या क्लोज होगा, सक्शन और डिलीवरी, जब आप कंप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये तो बात की बात है। क्लोज सिस्टम की बात करें, क्लोज्ड सिस्टम वर्क, क्लोज सिस्टम वर्क जो होता है दैट इज P इंटू डी बी, इंट्रीकेशन P इंटू डी बी होता है। और ओपन सिस्टम वर्क, ओपन सिस्टम वर्क, ओपन सिस्टम वर्क इक्वल्स टू माइनस इंट्रीकेशन V डॉट डी पी होता है। क्लियर है? माइनस इंट्रीकेशन V डॉट डी पी। ठीक, यहाँ पे हम जब भी पीवी डायग्राम पर देखते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको साथ में बता रहा हूँ, पीवी डायग्राम पर कोई भी कर्व है ना, कोई भी कर्व है, चाहे वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन या कोई भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन का कर्व हो, थ्योरेटिकली हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम वर्क के लिए इक्वेशन P इंटू डी बी। और जब भी आप एरिया को वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो जो एरिया आपको मिलता है दैट एरिया आपको देता है क्लोज सिस्टम वर्क, याद रखना। और जब भी आप किसी कर्व को प्रेशर एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आपको एरिया की मिलती है, ये एरिया आपको क्या देगा? ओपन सिस्टम वर्क। मेरी बात समझे, यहाँ पे आपको पूछा है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है ना, कंप्रेशन इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस। तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस, स्टेडी फ्लो का मतलब ही हो गया ओपन, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है? ओपन, ओपन सिस्टम। और जब ओपन सिस्टम है तो ओपन सिस्टम के लिए इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन में कहीं भी माइनस नहीं है, कंप्रेशन में वर्क आपको देना पड़ता है ना, तो ऑटोमेटिक साइन सामने आता है। लेकिन आपको यहां पर मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क पूछा है, तो आंसर आपका हो गया W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V डॉट डी पी। कैपिटल है, दिस इज इन मीटर क्यूब, दिस इज इन प्रेशर, जो भी होगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम को स्मॉल v इंटू डी पी। स्मॉल v क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल v इंटू डी पी। आंसर इज B, V इंटू डी पी। सो करेक्ट आंसर इज B। ओके, आंसर भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट्स, स्पेसिफिक हीट्स क्या होती है? Cp एंड Cv। Cp और Cv किस पे डिपेंड करती है ये बताना है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल। जरा देखो, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू होता है R, होता है। अगर आप सिर्फ Cp की बात करें तो Cp को आप ले लें कॉमन, यहाँ बचता है 1 माइनस Cv डिवाइड बाई Cp, है ना, इक्वल्स टू R। हमें पता है Cp डिवाइड बाई Cv इक्वल्स टू होता है गामा, है ना, ये तो होता ही है, ये होता है गामा। तो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो Cp इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई गामा इक्वल्स टू R। तो यहाँ से मुझे मिलेगा Cp इक्वल्स टू गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा
इक्वल्स टू आर, तो सी पी की वैल्यू हो गई सी पी इक्वल्स टू आर इंटू गामा डिवाइड बाई गामा -1। कोई गलती ना हो, सी पी को कॉमन लिया 1, सी वी डिवाइड बाई सी वी, सी वी डिवाइड बाई सी पी डिवाइड बाई सी वी इज गामा, देयरफॉर 1 डिवाइड बाई गामा, सॉल्व किया गामा -1, सी पी की एक वैल्यू आ गई, सी पी इज आर इंटू गामा 1। सी वी देखें, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर, सी वी को कॉमन लिया, आंसर क्या आना है ये तो बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको और भी कभी घुमा करके कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास आंसर होना चाहिए। सी पी डिवाइड बाई सी वी -1 इक्वल्स टू आर, तो यहाँ पे हो गया सी पी बाई सी वी इज गामा -1 इक्वल्स टू आर, तो यहाँ से आपको मिला सी वी इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई गामा -1 बी। तो आपको क्या पता लगा, सी पी और सी वी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सी पी एंड सी वी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड है, आर एंड गामा, आर एंड गामा। और ये जगह अगर आर और गामा पे डिपेंड कर रहे हैं, हमें पता है आर क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय आर। गैस कांस्टेंट क्या होता है, गैस कांस्टेंट आर इक्वल्स टू आर बार डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 किलोजूल पर केजी मोल केल्विन, किलोजूल पर किलो मोल केल्विन, ये होती है 8.314 किलोजूल पर केजी मोल केल्विन। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, समझ में आया। आर किस पे डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट यहां से हमें मिल गया कि जो आर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट पे। तो सी पी एंड सी वी डिपेंड्स ऑन आर एंड गामा, तो आर क्या है, आर डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। रही बात गामा की, तो स्ट्रक्चर गामा क्या है, गामा की अगर बात करें तो 3 चीजें होती हैं, है ना। गामा की जो वैल्यू है, गामा इक्वल्स टू 5/3, गामा की वैल्यू 5/3, 7/5 एंड तीसरी वैल्यू होती है 4/3। बात समझे क्या है, गामा 5/3, 7/3 और 4/3 कुछ भी हो सकता है, ये होता है मोनो एटॉमिक, ये मोनो एटॉमिक के लिए है। ये जो वैल्यू है दिस इज फॉर डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड पोली एटॉमिक, फॉर पोली एटॉमिक। बात आपको क्लियर हो, है ना। गामा डिपेंड्स ऑन मोनो एटॉमिक, गामा की वैल्यू 5/3 मोनो एटॉमिक, 7/5 डाई एटॉमिक एंड 4/3 पोली एटॉमिक। तो इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट एंड स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम एग्जीक्यूट अ प्रोसेस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, आइसोलेटेड का मतलब है किसी सिस्टम को जब आप आइसोलेट कर दोगे किसी सिस्टम को, तो न तो इससे मास का ट्रांसफॉर्मेशन होगा न एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इंसुलेट है, न कि वर्क ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर नो, वर्क ट्रांसफर नो। तो आइसोलेटेड का मतलब है मास ट्रांसफर नो, एम नहीं होगा। एनर्जी ट्रांसफर नो, मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, हीट ट्रांसफर आइसोलेटेड का मतलब क्या है, आइसोलेटेड का मतलब है इंसुलेटेड,
और इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मीन्स हीट ट्रांसफ़र विल ज़ीरो, हीट ट्रांसफ़र भी नहीं होगी, ये ज़ीरो है ना। मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कुछ भी इसमें से आ जाए, एनर्जी ट्रांसफ़र नो, मास ट्रांसफ़र नो, कॉम्बिनेशन में एनर्जी ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, वर्क ट्रांसफ़र विल ज़ीरो, वर्क ट्रांसफ़र विल ज़ीरो। इंटरनल एनर्जी, जब ये ज़ीरो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ज़ीरो, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा। नो हीट ट्रांसफ़र, नो वर्क ट्रांसफ़र, नो मास फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन द सिस्टम। तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अंदर हो सकती है, पॉसिबल है। तो इसका मतलब आंसर ए इज राइट, बी इज राइट, सी इज राइट, ओके। और आंसर डी नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन अंदर हो सकती है। तो इस पे डबल टिक, मतलब आपका आंसर हो गया, आंसर इज ए, बी एंड सी, तीनों ही आंसर सही हैं। बहुत रेयर ऐसा कंफ्यूजन होता है कि तीन आंसर सही आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टीम टरबाइन रिसीव्स स्टीम स्टेडीली एट, स्टीम टरबाइन है ना, स्टीम टरबाइन रिसीव्स स्टीम स्टेडीली एट 10 बार प्रेशर दिया है, विद एंथैल्पी दी है, एंड डिस्चार्ज का प्रेशर दिया है, डिस्चार्ज की एंथैल्पी दी है। द वर्क आउटपुट दिया है, द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर निग्लिजिबल, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निग्लिजिबल। समझ जाएं ये किसका क्वेश्चन है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टीम टरबाइन बनाएं, स्टीम टरबाइन सेक्शन 11 सेक्शन 221 पे प्रॉपर्टी है, प्रेशर P1 इज 10 बार, 10 बार को कन्वर्ट कर लेंगे 10 इंटू 10 टू द पावर 5, तो बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000, तो ये बन जाता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शॉर्ट में लिखते हैं 100, डबल जीरो लिखेंगे, 100 का मल्टीप्लीकेशन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फास्ट कैलकुलेशन आपका होना चाहिए एग्जाम में, डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लीकेशन हो। एंड एंथैल्पी H1 आपको दी है, दैट इज 3000 किलो जूल पर केजी। अगर आपको नोटेशन में दिक्कत है कि सर स्मॉल एच कैपिटल एच कब ले लेते हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं लेक्चर नंबर 42 एंड 45। यहाँ सिमिलर आपको क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, बनाए हुए हैं चैनल पर अपने। एंड डिस्चार्ज की प्रॉपर्टी आपको दे दी है, P2 इज प्रेशर इज 1 बार, तो सिमिलर 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विद एन एंथैल्पी ऑफ 2700 किलो जूल पर केजी। तो H2 आपको दिया है 2700 किलो जूल पर केजी, ये एंथैल्पी आपको दे रखी है, ठीक है। द वर्क आउटपुट आपको दे दिया है, कितना दिया है, वर्क आउटपुट आपको दिया है W आउट का मतलब क्या है, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। W आउट अपने आप में बताता है दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, ओके, ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। वर्क आउट की वैल्यू आपको कितनी दी है, 250 किलो जूल पर केजी, क्या जी, 250 किलो जूल पर केजी। द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर निग्लिजिबल, टेक द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टरबाइन केसिंग टू द सराउंडिंग इज इक्वल्स टू, आपको हीट ट्रांसफर की वैल्यू पता लगाना, हीट ट्रांसफर कितना है, मतलब आपको ये पता लगाना है कि टरबाइन से कितनी हीट ट्रांसफर हुई, डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल एम आपको पता लगाना है, ठीक है। इसकी वैल्यू एक्चुअली आंसर में सब किलो जूल में था, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज आपको किलो जूल पर केजी में है, तो आंसर भी उसी में आना चाहिए, ओके। तो लगा दें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE। आपने 5 चीज़ें याद रखनी है, सेक्शन 1 और 2, 1 इनलेट, 2 आउटलेट। इनलेट और आउटलेट की प्रॉपर्टीज आपने, इनलेट आउटलेट मतलब एग्जिट, इनलेट और एग्जिट। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में इनलेट, राइट हैंड साइड में आउटलेट। आपने 5 चीज़ें याद रखनी है, हीट, वर्क, क्या याद रखना है, हीट, वर्क, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बस आपने लिखना है। जब वैल्यूज रखते हैं, Q लिखूंगा तो किलो जूल, जब मैं डेल Q डिवाइड बाई डेल M लिखूंगा, इसको मैं स्मॉल q भी लिख सकता हूं, एंड दैट वैल्यू इज इन किलो जूल पर केजी। क्लियर हो, ठीक। बिल्कुल सिमिलर वर्क का भी, तो मैं लिख सकता हूं डेल Q डिवाइडेड बाई डेल M इक्वल्स टू माइनस
डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल एम इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर माइनस वर्क ट्रांसफर इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी H2 माइनस H1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये आपको जीरो दिया हुआ है जी Z2 माइनस Z1 आपको कह दिया है नेग्लेक्ट चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दे दिस इज जीरो दिस विल जीरो डिनोमिनेटर में 1000 लगाना कभी नहीं भूले ये कॉमन मिस्टेक हो सकती है आपको क्या फाइंड आउट करना है हीट ट्रांसफर की वैल्यू आपको निकालना है हीट ट्रांसफर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है वैल्यूज रखें आंसर ले आए बहुत आसान क्वेश्चन है तो हीट ट्रांसफर डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल एम माइनस वर्क ट्रांसफर दैट इज 250 किलो जूल पर केजी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी H2 2700 माइनस 3000 ओके सॉल्व करें हीट ट्रांसफर की वैल्यू कैलकुलेट कर दें आंसर इज -50 किलो जूल पर केजी माइनस साइन दिखाता है कि हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम माइनस साइन के मतलब क्या है हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम ओके तो आंसर हो गया आपका डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल एम इक्वल्स टू 50 किलो जूल और 50 किलो जूल पर केजी जो भी आपको गिवन होगा वो आप देख लेंगे आंसर इज बी ओके तो ये था इसको एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे इसको मैं स्मॉल क्यू लिख सकता हूँ और इस टर्म को मैं स्मॉल डब्ल्यू लिख सकता हूँ ओके तो यहाँ पे स्मॉल क्यू का मतलब है स्मॉल क्यू इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एम है ना हीट पर यूनिट मास ये है किलो जूल में दिस इज इन केजी इसका मतलब ये किस में हो गया किलो जूल पर केजी आंसर इज भी 50 किलो जूल ये ना सोचे कि सर माइनस आया -50 आंसर तो -50 आया नहीं उसने पूछा है द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टरबाइन केसिंग टू द सराउंडिंग इज इक्वल्स टू कितनी हीट ट्रांसफर होगी -50 हम नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे 50 किलो जूल हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द टरबाइन केसिंग टू द सराउंडिंग अगर दो ऑप्शन होते और क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि द हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द टरबाइन ऐसे क्वेश्चन आता तो आपको -50 और +50 अगर दो ऑप्शन होते तो हम -50 पे टिक लगाते लेकिन इसने तो खुद ही बोल दिया कि हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम दी टरबाइन केसिंग मतलब वेन एवर हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम हीट इज टेकन एज नेगेटिव वैल्यू W वर्क इज डन बाय द सिस्टम देयरफॉर पॉजिटिव वैल्यू एक चीज हमेशा याद रखेंगे बता देता हूं जब भी हीट सिस्टम में आएगी Q अगर आए तो पॉजिटिव Q अगर जाए तो नेगेटिव मतलब जब सिस्टम में हीट आए पॉजिटिव सिस्टम से जब हीट जाए तो नेगेटिव वर्क की बात करें वेन एवर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव वैल्यू जब सिस्टम पे वर्क हो नेगेटिव वैल्यू वेन एवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम वर्क इज टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू छोटी छोटी ये चीज़ें याद रखनी है इसीलिए यहाँ पर 250 जो हमने रखा था ये पॉजिटिव रखा था है ना 250 दिस वॉज पॉजिटिव ओके नोट करिए आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें स्मॉल स्टीम विस्टल परफेक्टली इंसुलेटेड है ना एंड डूइंग नो शाफ्ट वर्क causes a drop of 0.8 kilojoule per kg of enthalpy of steam from entry to exit विस्टल ये इनलेट 1 एग्जिट 2 ओके एग्जिट 2 ड्रॉप 0.8 किलोजूल पर केजी एंथैल्पी का ड्रॉप हो रहा है क्लियर सी बात है ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का न्यूमेरिकल है ना और एंथैल्पी आपको दे दिया है कि यहाँ पर अगर H1 है यहाँ H2 है तो H2 माइनस H1 इज कितना ड्रॉप हो रहा है 0.8 किलोजूल पर केजी अच्छा कुछ क्वेश्चंस की लेंथ इसलिए ज़्यादा है कि पहले 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हुआ करता था तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते थे और मार्क्स ज़्यादा थे ठीक है तो H2 माइनस H1 की वैल्यू आपको दी है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट करने के लिए कहा है द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट एग्जिट पे आपको वेलोसिटी निकालना है लगा दें SFEE लगाएंगे है ना हीट ट्रांसफर
मैंने आपको कहा आपको 5 चीज़ें याद रखनी है: हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास, इसको मैं स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल डब्ल्यू भी इसको लिख सकता हूँ, स्मॉल क्यू स्मॉल डब्ल्यू बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इनटू चेंज इन एंथैल्पी H2 माइनस H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई 1000। आपको क्या दिया है? चेंज इन एंथैल्पी ड्रॉप दिया है 0.8 किलो जूल पर केजी प्लस ये दिया था, देखो दिया है, इस ध्यान से पढ़ना। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम एट एंट्री इज निग्लिजिबल, एंट्री पर इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब C1 को आपने क्या कर दिया, C1 इज 0 ले लिया, C1 इज ऑलमोस्ट 0। द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट एग्जिट पे वेलोसिटी निकालना है। बोल दिया है कि ये इंसुलेट है, और जब आप इसको इंसुलेट कर देते हैं तो हीट ट्रांसफर विल 0 है ना। और वर्क विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम CV इक्वल्स टू 0, वर्क ट्रांसफर भी 0 होता है, इंसुलेट कर दिया, देयरफॉर दिस विल 0। और इस विस्टिल जो पाइप है ना, फूंक मारने वाली, उसमें वो कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करती, वर्क विल 0, तो दिस इज 0, W इज 0। ओके, C2 स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2000। पोटेंशियल एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं दी है, हम मान करके चलेंगे कि Z2 माइनस Z1 इज 0, देयरफॉर दिस विल 0। यहाँ से कैलकुलेट करके C2 वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, आपको बोल दिया है, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, आपको बोल दिया है कि एंथैल्पी ड्रॉप है ना, एंथैल्पी ड्रॉप पॉइंट इन स्टीम फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, एंट्री से एग्जिट। तो ये उसने बता दिया कि H1 इज ग्रेटर देन, एंथैल्पी ड्रॉप का मतलब क्या है, H1 इज ग्रेटर देन H2, और अगर ये वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू। मेरी बात आपको क्लियर है? क्वेश्चन में एंथैल्पी ड्रॉप का मतलब है कि H1 की एंथैल्पी H2 से ज़्यादा है। जब H1 इज ग्रेटर देन H2, इसका मतलब क्या है, H2 माइनस H1 विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर ये मिस्टेक आप कर सकते थे, यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, -0.8, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 0.8। आंसर इज 40 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। ओके, आंसर इज B, आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 2 किलोवाट 40 लीटर वाटर हीटर, एक वाटर हीटर है जिसकी पावर दी है 40 लीटर, उसके अंदर का वॉल्यूम है। हीटर इज स्विच्ड ऑन फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए ऑन किया गया है ना। द हीट कैपेसिटी CP फॉर वाटर की CP दे दी। एज्यूमिंग ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज़ गोन इनटू हीटिंग द वाटर को हीट करने में चली गई। इंक्रीज ऑफ वाटर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज, बोला है। पहले एक डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको कुछ उसमें एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ये हीटर है, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर कब बनेगा, जब आप यहाँ पर इसमें ऐसी कॉइल लगा दोगे। इलेक्ट्रिक हीटर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर। इसकी प्रॉपर्टी दी है, पावर इसकी दी है, पावर यानी कि वर्क पर यूनिट टाइम आपको दिया है, दैट इज 2 किलोवाट, यानी कि किलो जूल पर सेकेंड, समझिएगा। इसके अंदर जो वाटर का वॉल्यूम है, ये जो वाटर का वॉल्यूम है, इसके अंदर जो वाटर का वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम इक्वल्स टू 40 लीटर है ना। मैं आपको बता दूं,
1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, है ना, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। तो इसका मतलब अगर इसको लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब, है ना, ये हम ले सकते हैं। Cp ऑफ वाटर, Cp दे दिया, Cp ऑफ वाटर इज 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। क्या पूछा है वो देखिए, आपको इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपको dt पता लगाना है कि इसके अंदर कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालना है, कोई एक वैल्यू नहीं, T1 या T2 नहीं निकालना है, पूरी वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, क्या होगा, और बोल दिया कि सारी की सारी हीट, जो हीटर की जो हीट है वो किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी पानी को, वाटर को गर्म करने के लिए। ओके, चेंज इन टेम्परेचर आपको निकालना है। दो मेथड से ये निकल सकता है, हीट सप्लाइड बाय द हीटर इक्वल्स टू हीट गेट बाय द वाटर टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो हम लिख सकते हैं हीट सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक हीटर इक्वल्स टू हीट गेन बाय द वाटर, हीट गेन बाय द वाटर, डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं पहले भी आपको बताया हूँ, आपको क्या चाहिए, है ना, वर्क चाहिए। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क जो होगा इलेक्ट्रिक वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा 2 किलोवाट इंटू टाइम फॉर 20 मिनट, है ना, पावर इंटू टाइम, पावर इज 2 किलोवाट एंड टाइम इज 20 मिनट। 20 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे 60, तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 20 इंटू 60 एंड दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क विल कन्वर्ट इनटू हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट गेन बाय द वाटर, मास तो दिया नहीं है, हाँ मास नहीं दिया है, लेकिन देखते हैं ज़रा, मास ऑफ वाटर Cp ऑफ वाटर इंटू dt, हमें इस dt को निकालना है। Cp ऑफ वाटर आपके पास है, मास आपके पास नहीं है, मास नहीं है। मास को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दूं, है ना, डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब इनटू मास, दैट इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है 40 डिवाइड बाई 1000, तो अल्टीमेटली मास कितना हो गया 40 kg। समझ में आई बात, ये घूम करके ऊपर जाएगा, 1000 कैंसिल हो जाएगा, kg में आ गया। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2 इंटू 20 इंटू 60 इक्वल्स टू 40 इंटू Cp ऑफ वाटर 4.2 इंटू dt जो हमें फाइंड आउट करना है। सो dt आंसर आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करिए, आंसर ले आइए। आंसर इज 14.285, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, आंसर में हमारे पास क्या है 14.3, तो हम लिख सकते हैं 14.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यूज आ गई, सो आंसर इज सी, आंसर इज सी। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। अ गैस कंटेंट इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, एक सिलेंडर के अंदर गैस है, कंप्रेस हो रही है। द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन बीइंग, उसको कंप्रेस करने के लिए 5000 किलो जूल की एनर्जी आपको चाहिए। तो मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ कंप्रेसर का, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, सिलेंडर के अंदर आप गैसेस को कंप्रेस कर रहे हैं, वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस बीइंग 5000 किलो जूल, मतलब इसके अंदर जो गैसेस हैं, इन गैसेस को कंप्रेस करने के लिए आपको वर्क देना पड़ रहा है W in, दैट इज इक्वल्स टू 5000 किलो जूल। इसका मतलब जब भी आप सिस्टम को वर्क सप्लाई करेंगे
तो ये क्या है, दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कंप्रेस करने के लिए आपको वर्क देना पड़ रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट इंटरेक्शन ऑफ 2000 किलो जूल, इस प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन हुआ 2000 किलो जूल, कॉज द सराउंडिंग टू बी हीटेड। मतलब इस प्रोसेस की वजह से जब पिस्टन इधर से इधर चल रहा था तो कंप्रेशन हुआ 0.1 से लेकर के 2 तक, और कंप्रेशन में जो हीट रिजेक्ट हुई दैट हीट इज 2000 किलो जूल। 2000 किलो जूल की हीट रिजेक्ट हुई, हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, देयरफॉर दिस विल बी नेगेटिव वैल्यू। एक बार फिर बता देता हूं, जब सिस्टम में हीट आए Q इन हो तो इसका मतलब पॉजिटिव, और जब सिस्टम से हीट जाए तो Q आउट हो तो नेगेटिव वैल्यू। वेन एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम हीट इज टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू, वेन एवर हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम हीट इज टेकन एज नेगेटिव वैल्यू। बिल्कुल सिमिलर वर्क की बात करें, वर्क इज डन, वर्क आउट अगर होता है पॉजिटिव वैल्यू, और जब सिस्टम पे वर्क होता है W इन, वर्क इन होगा तो नेगेटिव वैल्यू। याद रखना, जब सिस्टम वर्क करे तो पॉजिटिव, जब सिस्टम पे कोई वर्क करे तो नेगेटिव। इसीलिए जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जो गैसेज हैं दिस इज आवर सिस्टम, ये सिस्टम है तो सिस्टम पे वर्क करना पड़ रहा है इसलिए नेगेटिव। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है इसलिए नेगेटिव। हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम therefore negative। change in internal energy of the gas during the process is, internal energy निकालना है from the first law of thermodynamics for process के लिए फर्स्ट लॉ क्या है, del Q equals to du plus del W, है ना। आपको क्या हीट इंटरेक्शन दैट इज -2000 किलो जूल माइनस में है, एंड दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर नेगेटिव वैल्यू -5000। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। अगर सिस्टम वर्क करता तो पॉजिटिव, अगर सिस्टम में हीट आती तो पॉजिटिव। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई 5000 -2000, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 3000 किलो जूल। आंसर हो गया सी। सिस्टम ये क्या बोलता है, सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, इसका मतलब ये है ना। ठीक, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पे मैंने ये लिख रखा है कि आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस के लिए प्लेटिनम स्टडी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाएं, थर्मोडायनेमिक्स में लेक्चर नंबर 35 एंड 36। एक और लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो 2005 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम इसको करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 2006 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा इस फर्स्ट लेक्चर में मैंने टाइम लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा टाइम को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर पाने के लिए गूगल किया है कि इसका कोई आंसर है क्यों। जो क्वेश्चन पूछा है, रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक साइकिल कंटेनिंग ओनली 3 प्रोसेस, कंडीशन क्या है कि 3 प्रोसेस होंगी, 3 प्रोसेस। पहली बात 3 प्रोसेस से आपको एक थर्मोडायनेमिक साइकिल बनानी है। एंड प्रोड्यूसिंग वर्क इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब वर्क प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब 3 प्रोसेस से मिल करके आप वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूसिंग वर्क इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, आपको बनाना है। द कंस्ट्रेंट्स आर, कंस्ट्रेंट्स आपको क्या दे दिए हैं, कंस्ट्रेंट्स है। कंस्ट्रेंट्स क्या है, देयर मस्ट बी वन आइसोथर्मल, एक आइसोथर्मल प्रोसेस होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट की एक प्रोसेस होनी चाहिए। देयर मस्ट बी वन आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक का मतलब है एंट्रोपी इज कांस्टेंट, 2 चीज। द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइकिल प्रेशर एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम आर फिक्स्ड। क्लियरेंस वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में पिस्टन यहाँ से यहाँ तक जब चलता है तो ये जो वॉल्यूम आपको दिखता है
दिस इज क्लियरेंस वॉल्यूम VC, ये क्लियरेंस वॉल्यूम होता है ना, क्लियरेंस वॉल्यूम VC, ये बीच वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम VC है, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम साइकिल प्रेशर आपको फिक्स रखना है, क्लियरेंस वॉल्यूम फिक्स रखना है। पोलेट्रॉपिक प्रोसेस आर नॉट अलाउड, पोलेट्रॉपिक प्रोसेस आप नहीं ले सकते। इसका मतलब आपके पास प्रोसेस के कौन कौन से ऑप्शन हैं भाई, प्रोसेस के कौन कौन से ऑप्शन हैं, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, दूसरा प्रेशर कांस्टेंट, तीसरा टेम्परेचर कांस्टेंट, चौथा एडियाबेटिक मतलब एंट्रोपिक कांस्टेंट, और पांचवा पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। आपको बोल दिया है कि एक आइसोथर्मल तो होना ही है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल तो होना ही है, और एक आइसेंट्रोपिक होना है। पॉलीट्रॉपिक उसने बोल दिया कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके पास क्या ऑप्शन बच रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, ये दो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं इन प्रोसेसेस के साथ, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोसेस क्या होती हैं, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन। तो कंप्रेशन के बाद हीट सप्लाई के बाद एक्सपांशन, देन एग्जॉस्ट। तो ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, स्टार्ट करते हैं। आंसर इसका 4 ही है, हम 4 साइकिल इससे बना सकते हैं, 1 2 3 4। मैक्सिमम कितनी साइकिल पॉसिबल है, तो पहली चीज़ आपको बोल दिया कि P मैक्सिमम एंड P मिनिमम आपको फिक्स रखना है ना, ये कंसेप्ट वाली मेन बात है। मेन 4 ही प्रोसेस बनेंगी, वो 4 प्रोसेस क्यों बनेंगी और कैसे बनेंगी, इसका आंसर आइसोथर्मल लेना जरूरी है, आइसेंट्रोपिक लेना जरूरी है, मैक्सिमम मिनिमम प्रेशर फिक्स रखना है, क्लियरेंस वॉल्यूम फिक्स रखना है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आप यूज नहीं कर सकते। रिमेनिंग 2 प्रोसेस, ये तो 2 हो गई, और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर को लेकर के बनानी है आपको नंबर ऑफ प्रोसेस। आंसर आएगा 4 प्रोसेस। ये क्यों, देखो कंपेरिजन है आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक। तो हम जब भी आइसेंट्रोपिक और आइसोथर्मल की बात करेंगे तो आइसोथर्मल इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी की बात करें, है ना, तो आइसोथर्मल और आइसोथर्मल एंड आइसेंट्रोपिक, यहां पर आपको कंसेप्ट मिलेगा, देखना क्या मिलेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट देन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट देन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ऐसा क्यों और क्या है, हाँ जी, इसका मतलब इसलिए है कि कंप्रेशन की बात करें, अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करें तो वर्क ऑफ कंप्रेशन, आइसोथर्मल वर्क कंप्रेशन, आइसोथर्मल is less than work of compression isentropic। इसका मीनिंग समझे, मतलब जब वर्क इन करने की बारी होगी, जब वर्क इन करने की बारी होगी तो आइसोथर्मल में हमें कम वर्क करना पड़ता है एज कंपेयर टू आइसेंट्रोपिक। सारी प्रोसेसेस में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है आइसोथर्मल, पहली बात। दूसरी बात क्या है, वर्क ऑफ एक्सपांशन की जब हम बात करते हैं, आइसोथर्मल इज greater than आइसेंट्रोपिक। तो इसका मतलब जब वर्क आउट की बारी होगी, वर्क आउटपुट, है ना, तो इसका मतलब है कि जब कंप्रेशन की बात होगी, और कंप्रेशन की जब बात होती है ना, समझना मेरी बात को, पीवी क्लोज्ड है ना, ये कंप्रेशन है, और दूसरी तरफ यहाँ पर एक्सपांशन है, पीवी, ये क्या है, एक्सपांशन है,
ये एक्सपांशन है, क्या है कंप्रेशन, ये क्या है एक्सपांशन। बात समझना क्या है, बात ये है कि कंप्रेशन में जो एरिया कम होगा, जितना वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हम चाहते हैं कि कंप्रेशन में एरिया कम आए और एक्सपेंशन में एरिया ज़्यादा आए। अगर हम अपने प्रॉफिट की बात करें तो जो एरिया कंप्रेशन में कम आएगा दैट इज आइसोथर्मल। ये एरिया कम है इससे, तो ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और ये जो प्रोसेस है दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, क्लियर हो बात मेरी? बिल्कुल सिमिलर एक्सपांशन में हम चाहते हैं ज़्यादा वर्क मिले, है ना, तो 1 से 2 और 2 डैश, तो 1 से 2 जो होगा ये एरिया, ये आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन। बात क्लियर है? एरिया एक्सपांशन का ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब आइसोथर्मल इज मोर एफिशिएंट प्रोसेस। तो कॉम्बिनेशन में ये आता है कि जब भी आप कंप्रेशन करेंगे और मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर को लिमिट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तो मैक्सिमम प्रेशर के साथ जो कंप्रेशन का वर्क है, आप देख लो, अगर मैक्सिमम प्रेशर लाना है तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि आइसोथर्मल में कम वर्क करना पड़ेगा। तो आइसोथर्मल हीट सप्लाइड विथ कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोथर्मल हीट सप्लाइड विथ कांस्टेंट प्रेशर, दो प्रोसेस ये हो गई, है ना। मतलब आइसोथर्मल, कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसेंट्रोपिक तो तीसरी होगी ही। तो जब कंप्रेशन की बात करेंगे तो कंप्रेशन में हीट सप्लाइड, आइसोथर्मल कंप्रेशन विद हीट सप्लाई लिख देता हूं मैं। तो 4 प्रोसेस जो आपकी बनती है फाइनली, वो क्या बनती है? वो 4 प्रोसेस बनती हैं क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट है। तो पहली प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन प्लस आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट प्लस हीट सप्लाइड एट वॉल्यूम कांस्टेंट, ये पहली प्रोसेस। दूसरी क्या होगी? आइसोथर्मल प्लस हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरी प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस, भाई मैक्सिमम प्रेशर आपने और मिनिमम प्रेशर फिक्स करना है। तीसरी प्रोसेस होगी आइसोथर्मल कंप्रेशन, है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन। और यहाँ क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन प्लस हीट रिजेक्शन एट वॉल्यूम कांस्टेंट, तीसरी प्रोसेस। और चौथी प्रोसेस होगी आइसोथर्मल एक्सपांशन प्लस हीट रिजेक्शन एट प्रेशर कांस्टेंट। दिमाग में ये भी आता है कि सर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, अच्छा तीसरी प्रोसेस तो फिक्स है, प्लस एंट्रोपी कांस्टेंट, है ना। ये यहाँ पर भी एंट्रोपी कांस्टेंट, यहाँ पर भी तीसरी प्लस एंट्रोपी कांस्टेंट, है ना। तीसरी प्रोसेस फिक्स है प्लस एंट्रोपी कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से। ये तीनों प्रोसेस बना करके भी मैं दिखा देता हूँ, है ना। प्लस एंट्रोपी कांस्टेंट यानी आइसेंट्रोपिक। तो उसने पूछा कि हर बार आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक तो रखना ही है, कोई एक प्रोसेस के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। तो आप पहले इसको नोट करिए और इसका चारों डायग्राम में आपको यहाँ पर बोर्ड पर बना करके दिखा देता हूँ क्या है, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। चारों प्रोसेस के पीवी और टीएस डायग्राम में आपको बता देता हूँ। देखो आइसोथर्मल कंप्रेशन
तो आइसोथर्मल कंप्रेशन प्लस हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई आपको करना है, तो यहाँ तक आपको कंप्रेशन की लाइन लानी है। तो ये तो क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल कंप्रेशन 1 2, दिस इज 0.3। ये क्या है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देख लो कांस्टेंट वॉल्यूम 223 V2 इक्वल्स टू V3। तो हीट सप्लाइड एट वॉल्यूम कांस्टेंट। देन तीसरी प्रोसेस क्या होगी, एंट्रोपी कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक। तो कुछ इस तरीके की लाइन आ जाएगी। ये क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, एंट्रोपी इज कांस्टेंट। दूसरा क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्लस कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड। आप लेक्चर नंबर 13 में जा करके देख सकते हैं कि कंप्रेशन का स्लोप और एक्सपेंशन का स्लोप दोनों में ही आपको जब कंप्रेशन करने की बारी होगी तो आइसोथर्मल में कम वर्क देना पड़ेगा, और जब वर्क मिलने की बारी होगी तो आइसोथर्मल में ज़्यादा वर्क मिलेगा। तो मैक्सिमम प्रेशर को जब आप लिमिट कर देते हैं तो कंप्रेशन में एफिशिएंट प्रोसेस आपको वहीं मिलती है। अगर मैं दूसरी प्रोसेस में, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर कर दिया है ना, ये कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाइड एट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस बना दी है ना, और कंप्रेशन तो आइसोथर्मल ही रखना है। तो 1 से 2 आइसोथर्मल, और यहाँ से कुछ इस तरीके से बन जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट, और ये क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। अगर आप यहाँ पर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करोगे तो आपको ज़्यादा वर्क देना पड़ेगा सेम मैक्सिमम प्रेशर को लाने के लिए, है ना। तो आपको ओवरऑल लिमिट्स मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर को फिक्स करने का मीनिंग ही यही है कि मिनिमम वर्क ऑफ कंप्रेशन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आइसेंट्रोपिक ले लोगे और इधर आइसोथर्मल ले लोगे तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कंप्रेशन में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा डायग्राम क्या हो गया, ये हो गया। तीसरा है आइसोथर्मल एक्सपांशन और हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोथर्मल एक्सपांशन, यहाँ से आइसोथर्मल एक्सपांशन, और हीट रिजेक्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको हीट रिजेक्ट करनी है। हीट रिजेक्ट एट वॉल्यूम कांस्टेंट, क्लियर है। और यहाँ से मतलब दिस इज 0.1 2 3, जहाँ पे मैं 1 से चल रहा हूँ मतलब वहीं से आपको प्रोसेस को सोचना है। और ये हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और ये क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स रखने का मीनिंग है, अगर मैं यहाँ पर इन प्रोसेस को रिप्लेस कर दूँ होगा क्या, आइसेंट्रोपिक को यहाँ ले आऊँ तो मुझे कम वर्क मिलेगा, मतलब हीट रिजेक्शन विल मैक्सिमम, क्लियर है। तो हमें हीट रिजेक्शन कम से कम रखना है, इसका मीनिंग ये है ना। और फोर्थ डायग्राम हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपांशन 1 2 एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एट प्रेशर कांस्टेंट, दिस इज 0.3। और यहाँ क्या हो गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। कंक्लूजन वाला पॉइंट यही है, आइसोथर्मल कंक्लूजन वाला पॉइंट यही है कि जब आप हीट सप्लाई करें तब भी आइसोथर्मल के साथ करें, क्योंकि 3 ही प्रोसेस लिमिट है। जब भी आप हीट सप्लाई करें, चाहे कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर
या कांस्टेंट वॉल्यूम, आप आइसोथर्मल के साथ जाए, और जब भी आप हीट रिजेक्ट करें तब भी आइसोथर्मल के ही साथ जाए। ठीक है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन विथ कांस्टेंट वॉल्यूम विथ कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन विथ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन। तो ये 4 प्रोसेसेस थी। ये स्पेशल क्वेश्चन है जहाँ पर बच्चा बहुत गूगल पे इसको सर्च करने और समझने की कोशिश करता है। तो आंसर इज नंबर ऑफ साइकिल इज 4 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हमने 2005 तक के सारे क्वेश्चन लगभग करे हैं 15 ईयर्स के। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2006 से लेकर के 2021 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे। इस लेक्चर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, फर्स्ट लेक्चर था, और कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम भी इसलिए लिए हैं कुछ क्वेश्चंस ने, क्योंकि ये पुराने पैटर्न के बने हुए कुछ क्वेश्चंस थे, है ना, इनने ज़्यादा टाइम लिया है, और पहले पैटर्न अलग हुआ करता था। दूसरी बात यह है कि मेरा मेन पर्पस है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जिसको लगता है कि मैं जल्दी समझ सकता हूँ वो इस वीडियो को 2x स्पीड या 1.5 स्पीड पे करके देख सकता है। ठीक है, और कम से कम आप वीडियो देखने के बाद ये कमेंट मुझे ज़रूर करें कि सर स्पीड थोड़ी सी तेज़ रखें या स्पीड कम रखें, कंटेंट कैसा है, एक्सप्लेनेशन कैसा है। मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अगर पॉजिटिव है तो लाइक करें, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो डिसलाइक करें, लेकिन मुझे कम से कम बताएं ज़रूर। ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 2006 से लेकर के 2021 तक के सारे सॉल्व्ड क्वेश्चंस। सो प्लीज़ नोट डाउन।